भी हमारे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, सबको वेलकम है, सबको स्वागत है। तो यहाँ पे जो आप लोग आज देख रहे हैं, बहुत ही शानदार प्रश्न हम लेकर यहाँ पे आए हैं आप सभी के लिए। और ये नया अब न्यू वीक स्टार्ट हो चुका है, आज मंडे है। तो जो है आज हम लोग जो है अब इस सप्ताह में जो है फर्स्ट ईयर के कम्युनिटी हेल्थ और बायो साइंस के देखेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पर देखने का प्रयास करते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या है, मरासमस रोग है, लक्षण, नर्सिंग प्रबंध, सब चीज़ आपसे पूछा जाएगा। मीन्स मरासमस जो प्रोटीन के कारण से होता है रोग है, तो आपसे अगर मरासमस के बारे में पूछ लेगा 5 नंबर में या 10 नंबर में, तो आप कैसे लिख पाएंगे। तो हम लोग जो है मच्छर के ऊपर पहले ही देख चुके हैं, मरासमस देख रहे हैं, प्रोटीन से होने वाला बीमारी भी देख चुके हैं। तो आज हम लोग प्रॉपर मरासमस के ऊपर कारण, लक्षण, नर्सिंग प्रबंध देखेंगे, जो कि आपके कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में पूछ सकता है। चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए मरासमस जो है कुपोषण का एक ऐसा प्रकार है। मरासमस क्या है, एक कुपोषण होता है। कुपोषण कब होता है, जब भोजन से हमें पोषक तत्व से हमें पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन न प्राप्त होता है। जो अपर्याप्त कैलोरी उपभोग के मरासमस परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है। मतलब जो अपर्याप्त मतलब जो कैलोरी उपभोग, जो हमारे शरीर को कैलोरी चाहिए वो जो है नहीं मिल पाता है, जिसके कारण जो है पेशियों की गंभीर क्षति होता है। मतलब जो मस्कुलर है उसमें लॉस होता है, तथा उपत्वचीय वसा की गंभीर कमी से बालक सूखा लगता है। तथा जो हमारे शरीर को अब चूँकि होता है कि अगर हमारे शरीर में फैट भी नहीं रहेगा तो बिल्कुल सूखा सूखा लगता है। देखते होइएगा जो कि बिल्कुल कमज़ोर, बिल्कुल पतला व्यक्ति होता है, उसका हड्डी हड्डी दिखता है, लगता है इसके शरीर में कुछ जान प्राण है ही नहीं। तो क्या होता है, उसके अंदर फैट का कमी होता है, प्रोटीन का कमी है कहीं ना कहीं, जिसके कारण वो बिल्कुल सूखा हुआ हड्डी के समान दिखता है। तो यही जो है मरासमस जो है होता है। तो मरासमस सूखा जो लगता है, यह सामान्यतः प्रथम वर्ष की आयु में प्रारंभ होता है तथा किशोरा अवस्था तक भी हो सकता है। देखिए मरासमस जो होता है यह एक कुपोषण का प्रकार होता है, कुपोषण जनित रोग है। अब इसमें होता यह है कि जब अपर्याप्त शरीर को पोषण नहीं मिल पाता है, क्योंकि पोषण में जो हम भोजन खाते हैं उसमें कैलोरी, भोजन करते हैं उसमें भोजन में कैलोरी, प्रोटीन रहता है पर्याप्त मात्रा में, जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होता है, मजबूती, वृद्धि, ये सब के लिए। बट ये जब कुपोषण होता है, माल न्यूट्रिशन, तो उसी में जो है इसका कमी हो जाता है, कैलोरी, प्रोटीन, ये सब का कमी हो जाता है। कमी होने से जो हमारा मस्कुलर है, जो हमारा मांसपेशी है, उसमें क्या होता है, क्षति पहुंचने लगता है। और जो त्वचा का जो ऊपरा वाला जो हिस्सा है उसमें जो है सूखा सूखा सा लगने लगता है। ऐसे लगता है मानो जो है हमारे शरीर में जो फैट है वो है ही नहीं, सिर्फ हड्डी ही है। यह सामान्यतः प्रथम वर्ष से, जब बालक प्रथम वर्ष में होता है तब से लेकर तथा किशोरा अवस्था तक जो है ये हो सकता है। तो ये चीज़ें को समझ लीजिए, ठीक है। कब से कब हो सकता है समझ गए। चलिए अब इसका किसी में अगर मरासमस होता है तो क्या क्या लक्षण दिखाई देगा, देखते हैं। देखिए सबसे पहले है, अगर बच्चा में होगा तो वजन में कम होगा, किशोर में होगा तो वजन कम होगा, पहला लक्षण है। दूसरा है कि पेशियों एवं जो उपत्वचीय वसा है उसका गंभीर क्षति के कारण त्वचा में झुर्रियों पड़ेगा। अगर देखते होइएगा किसी के शरीर में किसी का जब जो ज़्यादा जितना फैटी रहता है, उसका जो शरीर है एकदम जो त्वचा होता है वो टाइट होता है। क्यों टाइट होता है, क्योंकि उसके शरीर में फैट है और वो फैट क्या करता है, एक्स्ट्रा जगह लेता है, जिसके कारण स्किन को टाइट करके एकदम रखता है। बट अगर किसी के शरीर में समझिए कि बिल्कुल ही फैट नहीं है, तो एक तो होगा कि उसका चेहरा देखने में सही लगेगा नहीं, दूसरा होगा कि उसका जो स्किन होगा, स्किन टाइट नहीं होकर झुर्रीदार हो जाएगा, लूज हो जाएगा। तो ये होता है आपका दूसरा लक्षण। तीसरा है गाल, आँख आदि धंस जाते हैं, जिससे बंदर या वृद्ध आदमी जैसे शक्ल हो जाता है। देखिए अब इसमें होता है कि किसी किशोर को, बच्चा को अगर ये मरासमस रोग होता है तो इसमें प्रोटीन का कमी हो जाता है, मतलब कुपोषण हो जाता है। तो ये होता यह है कि शरीर का जो भी आपके चूँकि होता यह है कि हमारे शरीर में वसा जो क्या करता है, वो आपको गैप को भरने का काम करता है। अगर शरीर में वसा के कारण ही लोग सुंदर भी दिखते हैं, क्योंकि यह शरीर को हरा भरा करके रखता है। अगर वसा नहीं रहेगा तो जो है हरा भरा नहीं रहेगा, तो आपका जहाँ भी जैसे आँख है, गाल है, ये सब जो है धांसा धांसा लगेगा। तो ये वृद्ध, बंदर या आदमी के जैसा शक्ल हो जाता है अगर मरासमस होगा तो। चौथा है कि हड्डियाँ एवं अंगों के जोड़ दिखने लगते हैं, और जो हड्डी होता है और जो अंग, जो ज्वाइंट है, वो क्या होगा, दिखने लगता है। तो ये सब जो है लक्षण दिखाई देता है मरासमस वाले रोगियों में। उसके बाद होगा कि जो
पेट है, पेट नौकाकार हो जाएगा, मतलब पेट में जो है उभार आ जाएगा। छठा है, बालक चिड़चिड़ा, भूखा तथा हमेशा खाने आतुर रहता है किंतु बाद में सुस्त रहता है तथा खाना बंद कर देता है। अब जैसे ही मरासमस रोग होगा तो हम लोग जानते हैं शरीर कमज़ोर हो जाएगा, शरीर में पेट उभार आ जाएगा, शरीर में जो होगा वो जो है बिल्कुल गाल और आँख सब धंस जाएगा। और जो है वहाँ जो जब भी ऐसा होता है कमज़ोरी उत्पन्न होगा तो शरीर में अचानक से कमज़ोरी जैसे ही उत्पन्न होने लगेगा तो शरीर में चिड़चिड़ा आने लगता है। तो जो भी बच्चा में ये रोग होगा चिड़चिड़ा होने लगेगा, भूख तथा हमेशा खाने का आतुर रहेगा, बट जो है जब उसे खाना मिलेगा लेकिन वो खा नहीं पाता है। ठीक है। सातवां लक्षण होगा शरीर के उपापचयी दर घटी हुई और शारीरिक तापमान रक्त समान दाब से कम हो जाता है। जैसे ही आपके शरीर में ये सब कमेगा, प्रोटीन ये मरासमस रोग होगा तो आपके शरीर में जो तापमान है, जो रक्त दाब है वो सामान्य से कम हो जाता है। तो यह जो है एक मरासमस वाले अगर बालक को होता है तो ये सब हो सकता है। नेक्स्ट है त्वचा शुष्क एवं संक्रमण के लिए संवेदी हो जाता है, जिससे संक्रमण भी हो सकता है। अब त्वचा इतना ज़्यादा ड्राई हो जाता है, इतना ज़्यादा झुर्रीदार हो जाता है कि उस पर कोई भी जो है क्या होता है संक्रमण बैठ सकता है। चूँकि हम लोग त्वचा वाला में पढ़ाए थे कि त्वचा के जो ऊपर में जो एंजाइम रिश्ता है, जैसे पसीना वगैरह हो गया या जो भी एंजाइम रिश्ता है, वो एंजाइम क्या करता है अपने अंदर कोई भी कीटाणु या इन्फेक्शन जब हमारे स्किन पर बैठता है तो उसको अपने अंदर क्या करता है लपेट लेता है। और जो चिपचिपा वाला एंजाइम होता है स्किन पे तो वो अपने अंदर लपेट के और उसको क्या करता है वहाँ पे मार देता है सूक्ष्म जीवों को, तो जो है वो भी होता है। बट यहाँ पे जो स्किन होगा ये फैटी होगा नहीं तो एंजाइम को रिसाव करेगा नहीं स्किन, और जो भी सूक्ष्मजीवी स्किन पर बैठेगा आसानी से संक्रमण को फैला देगा, क्योंकि वो एंजाइम रिप्रोड्यूस हो ही नहीं रहा है, मारेगा ही नहीं तो इन्फेक्शन फैलाएगा। तो यही कारण है। 8वां हो गया। 9वां है कि देखिए त्वचा का रंग भूरा व त्वचा सूखी एवं खुरदुरी हो जाती है। त्वचा जो है सूखी एवं खुरदुरी हो जाएगा, भूरा रंग हो जाता है तथा एनीमिया हो जाता है। त्वचा में पायोडर्मा जैसे संक्रमण हो सकते हैं। अगला लक्षण इसमें होगा कि जो त्वचा होता है भूरा हो जाएगा, सूखा हो जाएगा, खुरदुरा हो जाएगा और एनीमिया भी हो जाता है, क्योंकि रक्त का कमी हो जाता है इसमें। और त्वचा में पायोडर्मा जैसे संक्रमण आसानी से हो सकता है। तो ये सब जो है लक्षण होगा स्किन का, पोषण का, शरीर कैसा दिखता है, सब चीज़ इसमें आप लोग लिख दीजिएगा। इतना लक्षण हो गया। चलिए अब हम लोग इसके कारण पर देखते हैं, कारण पर विचार करते हैं। इसका कारण क्या क्या होगा मरासमस का? तो अपर्याप्त स्तनपान, अपर्याप्त भोजन, लंबे समय तक पतला दूध एवं पतला आहार लेना। अगर कोई व्यक्ति लंबे समय तक जो है कितना भी प्रोटीन वाला क्यों नहीं सामान ले, लेकिन वह लिक्विड फॉर्म में ही लेते रहे, तो जो है उसको ये कारण हो जाएगा कि मरासमस पकड़ ले। जैसे कोई बच्चा है, उसको जो है अपर्याप्त मतलब पर्याप्त मात्रा में कोई माँ उसको स्तनपान नहीं कराई है, या कोई बच्चा 5-6 साल का है, अगर उसको भोजन नहीं मिल रहा है पर्याप्त पोषण वाला, तो ये सब जो है कारण बनता है होने का। ठीक है। दूसरा है अंधविश्वास व अज्ञानता के कारण पर समय पर वीनिंग शुरू नहीं करना एवं कम मात्रा में देना। वीनिंग क्या होता है? वीनिंग होता है कि माँ के दूधों को, स्तनपानों को छुड़ाने की एक विधि होता है वीनिंग, जिसमें स्तनपान को छुड़ाने के साथ साथ बच्चे को भोजन देने के लिए प्रेरित किया जाता है। तो यही जो होता है इसका ज्ञानता नहीं होता है कि कब वीनिंग करना है, कब वीनिंग के साथ क्या करना चाहिए। तो इसका एक अज्ञानता हो सकता है जिससे बच्चे में मरासमस रोग हो जाए। तीसरा है दीर्घावधि से टीबी, निमोनिया, दस्त, उल्टी, मिजल्स आदि बीमारी होना। देखिए इसका एक कारण ये भी बनता है कि अगर मरासमस किसी बच्चा में, किसी किशोर में लंबे समय तक अगर चल रहा है तो ये जो होता है एक कन्वर्ट हो जाता है, इसका जटिलता हो जाएगा कि टीबी भी हो जाएगा, निमोनिया हो सकता है, दस्त, उल्टी, मिजल्स आदि बीमारियां इससे जो है हो सकता है लंबे समय से मरासमस रहने के बाद। उसके बाद नेक्स्ट है, यहाँ पे देख सकते हैं कि जन्मजात बीमारियां जिसके कारण बालक का पर्याप्त भोजन न ले पाना, जैसे क्लेफ्ट प्लेट, पाइलोरिक स्टोनिस, हर्निया, हाइड्रोसेफलिस। देखिए ये सब सेकेंड ईयर में क्लेप्ली, पाइलोरिक स्टोनिस, हर्निया, हाइड्रोसेफलिस, ये सब सेकेंड ईयर में प्रॉपर ढंग से क्वेश्चन जो है इस सब पर 10-10 नंबर पूछता है। ये सब जो है क्या चीज़ है? ये सब जो है मतलब जन्मजात रोग है, जन्म के समय से ही ये रोग होता है। तो ये रोग क्यों होता है? पर्याप्त मात्रा में भोजन न ले पाने के कारण जो है, जिसके कारण बालक में ये सब होता है। ठीक है। चलिए
पाँचवा है भोजन एलर्जी, फूड एलर्जी। फूड एलर्जी, किसी को अगर भोजन से एलर्जी है तो ये भी कारण होगा कि उसमें जो है भोजन करेगा ही नहीं, प्रोटीन कैलोरी मिलेगा नहीं तो होगा ही उसमें, ये चीज़ें हैं। छठा है उपरोक्त कारकों के कारण बालक को उसकी उम्र के अनुसार उपयुक्त ऊर्जा प्राप्त नहीं हो पाती है। और ऊपर जो भी कारण हम लोग देखे हैं तो इसमें होता है कि उसके उम्र के अनुसार जो है उसको पोषण नहीं मिल पाता है, जो सब कारण बनता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं। अब हम लोग जो है कारण लक्षण देख चुके हैं, तो अब हम लोग चलते हैं नर्सिंग प्रबंध की तरफ कि क्या क्या प्रबंध करेंगे कि मरासमस को न होने देंगे और मरासमस से रिलेटेड और सारी बीमारियां न हो। क्या क्या प्रबंध, तो नर्सिंग प्रबंध में चलिए लिखते हैं। नर्सिंग प्रबंध के 3 उद्देश्य होते हैं। क्या क्या 3 उद्देश्य होते हैं? ए है उपयुक्त व पर्याप्त आहार देकर कमियों को ठीक करना। 3 उद्देश्य है। पहला है आहार देकर, उपयुक्त आहार देकर कमियों को ठीक किया जाएगा। दूसरा है संक्रमणों पर नियंत्रण। अगर मान गए हम लोग देखे हैं कि इसमें जो त्वचा होगा झुर्रीदार हो जाएगा, शुष्क हो जाएगा, तो संक्रमण फैलने का चांसेस बढ़ जाएगा। तो जो संक्रमण फैलने का चांसेस अगर बढ़ेगा तो उसको कैसे नियंत्रित करेंगे, तो ये लिखेंगे। और अन्य जो है नर्सिंग प्रबंध में हम लोग लिखेंगे। तो पहला है क्या चीज़, उपयुक्त आहार देकर कमियों को ठीक करना। तो चलिए इसको देखते हैं। देखिए पहला लिखेंगे उपयुक्त आहार देकर कमियों को ठीक करना में कि संपूर्ण पोषक तत्वों तथा प्रोटीन व ऊर्जा युक्त संतुलित आहार देना। मतलब कि संपूर्ण पोषक तत्वों तथा प्रोटीन व ऊर्जा युक्त संतुलित आहार देना। अब ऐसा जो है भोजन देंगे, पहला जो है उपयुक्त पर्याप्त आहार देकर कमियों को ठीक करना में कि ऐसा भोजन देंगे जो बच्चा को प्रोटीन भी दे व ऊर्जा भी दे, ऐसा संतुलित आहार देंगे। ठीक है। दूसरा है क्वास्कियोर में प्रोटीन प्रचुर मात्रा में तथा मरासमस वाले बच्चे को जो है प्रोटीन अधिक वसा कैलोरी युक्त आहार देनी चाहिए। देखिए क्या कह रहा है कि जिसमें क्वास्कियोर होगा तो प्रोटीन जो है प्रचुर मात्रा में देंगे, अधिक मात्रा में देंगे, तथा जो मरासमस वाले बच्चा होगा, मरासमस वाले बच्चा में जो होगा वो क्या चीज़, अधिक वसा युक्त भोजन देंगे, आहार देना चाहिए। समझ गए? मतलब दोनों में कहीं ना कहीं प्रोटीन ही होगा, बट जो क्वास्कियोर होगा वो उसमें अधिक प्रोटीन वाला देंगे और जो मरासमस होगा उसमें अधिक वसा युक्त देंगे जिसमें कैलोरी की मात्रा अधिक हो। समझ गए? चलिए अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं। इसी में नेक्स्ट है आहार, पर्याप्त आहार देकर कमियों को ठीक करना में कि शुरुआत में कम सांद्रता वाला भोजन देना चाहिए तथा धीरे धीरे इसकी सांद्रता बढ़ानी चाहिए। देखिए शुरू में जो है हल्का हल्का भोजन देना चाहिए, बाद में धीरे धीरे इसे बढ़ाना चाहिए। ठीक है। चौथा है भोजन को विभाजित कर समय अंतराल में थोड़ा थोड़ा देना चाहिए, वही चीज़ें हैं। पाँचवा है भोजन में पोषक पदार्थ जैसे दाल, छाछ, सोयाबीन, मूंगफली, केला, सब्जियां, फल, दूध आदि को शामिल करना चाहिए। और ये सब जो है दालें है, प्रोटीन छाछ से भी मिलता है, सोयाबीन में भी प्रोटीन, मूंगफली में भी प्रोटीन, केला में भी कैलोरी होता है, सब्जियां में भी आपको मिल जाएगा प्रोटीन, फल में भी मिल जाएगा, दूध में भी मिल जाएगा। तो ये सब में जो है प्रोटीन जो है आपका होता है, कैलोरी युक्त होता है, वसा होता है समय। छठा है बालक के द्वारा आहार मुख से नहीं लिया जा रहा हो तो उसे राइल्स ट्यूब के तरल पदार्थ देना चाहिए। अगर कोई बच्चा मुख से अगर बच्चा है और उसको मुख से अगर भोजन नहीं ले पा रहा हो तो राइल्स ट्यूब से जो है तरल पदार्थ देंगे। ठीक है। चलिए सातवां है यहाँ पे कि बालक का नियमित वजन नापकर स्थिति में सुधार का अवलोकन करेंगे। और जो पर्याप्त भोजन एवं उपयुक्त भोजन देकर ठीक करने में लिखेंगे। तो आखिरी पॉइंट है कि बालक को जब सब चीज़ हम लोग भोजन देते रहेंगे तो वजन भी नापते रहेंगे कि बालक कहाँ तक पहुँचा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है संक्रमणों पर नियंत्रण करना। मतलब अगर किसी को अगर स्किन में अगर झुर्रीदार हो गया है मरासमस के कारण तो उसको अगर संक्रमण फैलता है तो संक्रमण कैसे नियंत्रण करेंगे। तो बालक को उल्टी, दस्त व अन्य संक्रमण है तो तुरंत औषधि देनी चाहिए तथा निर्जलीकरण से बचना चाहिए। अगर बालक में उल्टी, दस्त या अन्य कोई संक्रमण है तो तुरंत उसका औषधि देकर और साथ में जो है डिहाइड्रेशन से बचाना चाहिए। छठा दूसरा है इसमें कि प्रोटीन ऊर्जा से युक्त प्रचुर आहार देने पर दस्त व डाइजेशन हो सकता है, अतः आहार थोड़ा थोड़ा देना चाहिए। देखिए जो प्रोटीन ऊर्जा युक्त आहार प्रचुर आहार देने पर हो सकता है उसको दस्त हो और डाइजेशन हो सकता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके देना चाहिए। तीसरा है कृमि जंतु बाधा का कृमि रोधी दवाइयाँ देकर उपचार करें। अगर किसी को वर्म इन्फेक्शन होता है तो जो है एंटी वर्मिंग जो है उसको दवाई देनी चाहिए और ठीक करनी चाहिए। तो ये जो है संक्रमण से लिए है, अगर बच्चा में संक्रमण अगर हो जाता है मरासमस के दौरान तो ये सब जो है चीज़ें करेंगे। ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं इसका अन्य कुछ कारण है। अन्य क्या नर्सिंग प्रबंध है
है, जैसे हम लोग 3 देखे हैं ना, एक है कि उपयुक्त भोजन और आहार देकर कमियों को ठीक करना, दूसरा क्या था कि संक्रमण पर नियंत्रण, और तीसरा जो प्रबंध है अन्न प्रबंध है। तो चलिए देखिए अन्न प्रबंध में बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं होगा। व्यक्तिगत स्वच्छता व त्वचा की देखरेख करनी चाहिए, मतलब अन्न देखभाल में प्रबंध में यही होनी चाहिए कि व्यक्तिगत स्वच्छता और देखरेख करनी चाहिए त्वचा का। नेक्स्ट है कि बच्चे को पर्याप्त आराम व मनोरंजन प्रदान कर ऊर्जा संग्रहित करें, और जो बच्चा है उसमें पर्याप्त आराम और मनोरंजन देकर जो है ऊर्जा का संग्रहित करें। समझ गए। देखिए जो मरासमस है, मरासमक होता है प्रोटीन के ही कमी से, बट इसमें प्रोटीन के साथ साथ ऊर्जा की भी कमी होती है, इसलिए जो है आप लोग को कैलोरी भी देखने को मिल रहा होगा कि यह जो है कैलोरी में कमी के कारण, शरीर में जो है कैलोरी है उससे ऊर्जा हमको मिलता ही है, बट जो प्रोटीन होता है उस प्रोटीन के साथ साथ कैलोरी भी होना आवश्यक है। सिर्फ शरीर में प्रोटीन ही हो जाए, चूँकि मरासमस में ये भी होता है क्योंकि क्वास्कियर होता है वो पूर्ण रूप से प्रोटीन वाला बीमारी होता है, ठीक है। उसी प्रकार से जो मरासमस है इसमें ऊर्जा का भी कमी होता है, इसलिए कैलोरी युक्त भी भोजन और प्रोटीन युक्त दोनों जो है भोजन देते हैं, ठीक है। अब चीज़ें समझ गए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन है समवातन मीन्स वेंटिलेशन होता क्या है, सम टाइप्स ऑफ वेंटिलेशन, समवातन के प्रकार। देखिए आपसे प्रश्न पूछेगा कि वेंटिलेशन के बारे में बताइए, तो वेंटिलेशन के बारे में लिख दीजिएगा, कितना टाइप्स है वो लिख दीजिएगा, ठीक है, और इसका क्या मतलब स्टैंडर्ड है, मानक है, तो वो लिखेंगे। अब आप लोग नॉर्मली जानते होंगे वेंटिलेटर, उस वेंटिलेटर से ही ये वेंटिलेशन बना है। वेंटिलेटर में क्या किया जाता है, जो पेशेंट कोमा में चला जाता है, अपने से खुद से वो सांस उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा हो तो उसको वेंटिलेशन पर रखते हैं ना, तो उसी प्रकार से जो है यहाँ भी वेंटिलेशन को जो है हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए देखिए समवातन, वेंटिलेशन होता क्या है। समवातन का अर्थ है गैस का आवागमन, अर्थात दूषित हवा को ताज़ी हवा द्वारा परिवर्तित करना समवातन कहलाता है। देखिए समवातन वेंटिलेशन क्या है कि यह दूषित हवा को क्या करता है, हटाकर ताज़ी हवा को क्या करता है, परिवर्तित करता है, मतलब दूषित हवा के जगह पर जो है ताज़ी हवा को परिवर्तित करता है, और यही जो है वेंटिलेशन कहलाता है। वेंटिलेशन एक जो है क्या है, मशीन है, एक मशीन का काम करता है, और एक नेचुरल वेंटिलेशन भी होता है जो हम लोग को नेचुरल मिलता है, हवा एयर, वो होता है आपका नेचुरल वेंटिलेशन, और एक होता है मैकेनिकल यांत्रिक वेंटिलेशन जो कि हॉस्पिटल वगैरह में रहता है मशीन, जहाँ पे मरीज को शिफ्ट किया जाता है, ठीक है। चलिए तो ये जो होता है समवातन का अर्थ ही होता है कि गैसों का आवाकरण। अब इस गैस का आवाकरण मतलब आवागमन मतलब क्या होता है कि जैसे अब हमारे एयर जो है हवा है तो इसमें तो बहुत सारे गैस होता है, तो यही जो होता है क्या करता है कि ताज़ी हवा को लाता है और गंदी हवा को क्या करता है, बाहर करता है, और यही जो है समवातन कहलाता है। मानव को जीवित रहने के लिए ताज़ी हवा अति आवश्यक है। अब चूँकि जो मानव है, जो ह्यूमन है, उसको जिंदा रहने के लिए ताज़ी हवा बहुत आवश्यक है। कितना दिन कोई गंदी हवा को जो है अपने अंदर लेकर रह सकता है, बहुत दिनों तक नहीं, तो इसीलिए जो है ये हो गया आपका वेंटिलेशन। चलिए वेंटिलेशन का प्रकार क्या होता है, टाइप्स ऑफ वेंटिलेशन। तो देखिए वेंटिलेशन का मुख्यतः 2 प्रकार होता है जो कि हम लोग पहले ही बता दिए हैं, नेचुरल मतलब प्राकृतिक संवातन, और एक होता है आपका मैकेनिकल वेंटिलेशन मीन्स यांत्रिक संवातन। तो चलिए हम लोग 2 प्रकार देख लेते हैं। पहला है प्राकृतिक संवातन में कि प्राकृतिक हवा वातावरण में व्याप्त होती है। अब चूँकि जो प्राकृतिक हवा होता है वो वातावरण में मौजूद है, ये स्वास्थ्य के लिए तथा व्यक्ति को जीवित रहने के लिए अति आवश्यक है। और जो प्राकृतिक हवा होता है ये क्या करता है, अति आवश्यक है, क्योंकि इसके बिना जीवन है ही नहीं, इसके बिना जो है जीवन है ही नहीं। अगर कितना दिन तक बगैर हवा के कोई रह सकता है, बिल्कुल नहीं। तो इसलिए जो है ये प्राकृतिक में मौजूद एक वातावरण से में व्याप्त है जो कि स्वास्थ्य के लिए और व्यक्ति के लिए बिल्कुल आवश्यक है। जैसे स्वास्थ्य, अगर ताज़ी हवा नहीं मिलेगा तो स्वास्थ्य गड़बड़ हो रहेगा, और जो है जीवित रहने के लिए भी ये आवश्यक होता है हवा, ताज़ी हवा। समझ गए। चलिए बहती हुई हवा की ये विशेषता होती है कि वह दूषित हवा को दूर कर देती है, और ये जो प्राकृतिक संवातन है तो ये उसका उदाहरण है कि जो बहती हुई हवा है ना, जो एकदम बंद हवा नहीं है, एक कमरे में बंद कर दीजिएगा किसी को तो उसको दम घुटने लगता है, जिसका ऑक्सीजन पावर कम होगा। क्यों? क्योंकि उसको ताज़ी हवा मिलेगा नहीं जल्दी। तो ये चीज़ है। अगर वातावरण में होता है कि हमेशा जो है वातावरण में जो है हवा जो है ये क्या करता रहता है, हमेशा परिवर्तित होते रहता है, ताज़ी हवा गंदी हवा की जगह पर ताज़ी हवा हमेशा आते रहता है। तो यही कहता है कि यह बहती हुई हवा का एक विशेषता होता है कि वह दूषित हवा को दूर कर देता है। मतलब जो बहता हुआ जो हवा है, जो चलेगा हवा, उस जो एयर है जो चल रहा है वो एयर, ताज़ी जो फ्रेश एयर है वो गंदी एयर को क्या करता है, वहाँ से भगा देता है, हटा देता है। तो यही जो है क्या होता है, इसका विशेषता है वेंटिलेशन नेचुरल का। चलिए यहाँ पे देखिए
हवा में मौजूद सघनता, देखिए हवा जो है वो सघन होता है, बिल्कुल सघन मतलब क्या होता है, एकदम क्लोज सटा सटा एकदम बिल्कुल सघन होता है। अब हवा में मौजूद सघनता दूषित हवा को हटाकर ताज़ी हवा से बदल देता है। अब चूँकि जो हवा में एयर में जो उपस्थित जो सघनता है, ये सघनता क्या करता है, दूषित हवा को हटा के ताज़ी हवा में बदल देता है, क्योंकि वायु का प्रवाह अधिक सघनता से कम सघनता की ओर होती है। अब चूँकि जो वायु होता है उसका जो प्रवाह होता है, उसका जो रिफ्लेक्शन होता है, वो जो है ताज़ी हवा से जो है अधिक सघनता से कम सघनता की ओर होती है, समझ गए। मतलब अधिक डेंसिटी से कम डेंसिटी की तरफ में होती है, अधिक सघनता की तरफ कम सघनता की ओर होती है। जैसे अधिक से कम की ओर होती है, मतलब जो हवा है वो आएगा और जहाँ पे कम हवा होगा, जहाँ पे गंदा होगा उसको हटा के और वहाँ पे ताज़ी हवा बदल देता है, तो यही हो जाता है आपका सघनता, समझ गए। तो ये चीज़ें लिख दीजिएगा नेचुरल वाला में, जो कि बिल्कुल हमारे वातावरण से प्राप्त होता है। वातावरण में जो है हवा जो बहता रहता है, वो हवा दूषित हवा को क्या करता है, बदल देता है और वहाँ पे ताज़ी हवा आ जाता है। और जो हवा होता है वो सघनता पे काम करता है, हवा में जो है सघनता काफ़ी अधिक होता है, जिसके कारण वह जो है दूषित को हटाकर और वहाँ पे फ्रेश ताज़ी हवा आ जाता है। और ये जो होता है, क्योंकि जो वायु है ये क्या करता है कि वायु का जो प्रभाव होता है ये अधिक सघनता से निम्न सघनता की तरफ होता है, समझ गए। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट में क्या है, देखिए कि यांत्रिक संवातन। अब जो लास्ट और दूसरा जो टाइप्स है मैकेनिकल वेंटिलेशन, क्या होता है, मशीनों के द्वारा जो हवा प्रवाहित होता है उसे यांत्रिक संवातन कहते हैं। यही जो है हॉस्पिटल में लगा होता है किसी पेशेंट को बचाने के लिए, जहाँ पे अगर किसी को इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगता है कि उसको जो है बिल्कुल मतलब एयर मिलता ही नहीं है वातावरण में ताज़ी हवा, तो उसको जो है लास्ट पोजीशन वेंटिलेशन पर रखा जाता है, ठीक है। देखिए मशीनों के द्वारा जो हवा प्रवाहित होती है उसे यांत्रिक कहते हैं, ठीक है। मशीन अर्थात पंखा जो कि विद्युत चालित होता है, मशीन अर्थात क्या, पंखा जो क्या होता है विद्युत चालित होता है इलेक्ट्रिक करंट से, कमरे की हवा को बाहर निकालकर बाहर की ताज़ी हवा को अंदर ले जाता है। देखिए वेंटिलेशन में होता है कि यह एक मशीन द्वारा प्रवाहित हवा होता है जो यांत्रिक हवा कहते हैं। इसमें जो मशीन होता है अर्थात जो पंखा होता है वो क्या करता है, वह इलेक्ट्रिक से चलते रहता है। तो यह क्या होता है, कमरे में जो शिफ्ट होता है, तो मान गए एक कमरा है, इस कमरा के मानिए यहाँ पे पंखा शिफ्ट है, यहाँ पे पंखा शिफ्ट है। अब ये क्या करता है कि यह अंदर में जितना दूषित है इसको सबको निकाल के और यह बाहर कर देता है और बाहर के ताज़ी हवा को अंदर कर देता है। ये इसका काम होता है इस वेंटिलेशन यानी इस मशीन पंखा को, समझ गए। चलिए नेक्स्ट है, एक चीज़ समझ गए। उसके बाद है इस तरह पंखों द्वारा यांत्रिक संवातन उत्पन्न किया जाता है। इस प्रकार से जो यांत्रिक संवातन होता है ये पंखों के द्वारा क्या है उत्पन्न किया जाता है। विद्युत पंखों का उपयोग जो है स्कूल, कॉलेज, घरों, ऑफिस, सार्वजनिक इमारतों आदि जगहों में किया जाता है। और चूँकि ये विद्युत पंखा होता है इसलिए इसका उपयोग जो है क्या किया जाता है कि इसको स्कूल में भी लगाया जाता है, कॉलेज, घर, ऑफिस, सार्वजनिक इमारतों आदि जगहों पर भी ये लगाया जाता है। कौन चीज़, मैकेनिकल वेंटिलेशन मीन्स विद्युत वाले पंखा, समझ गए। चलिए वातानुकूलित पद्धति में विद्युत चलित उपकरणों द्वारा हवा के तापमान तथा आर्द्रता को नियंत्रित किया जाता है। वातानुकूलित पद्धति में कहा जाए तो विद्युत चलित मतलब जो इलेक्ट्रिक से चलने वाला जो उपकरण है वो हवा के तापमान तथा जो आर्द्रता है उसको क्या करता है, नियंत्रित करता है। ये एक आरामदायक वातावरण प्रदान करता है। और ये जो मैकेनिकल जो हमारा वेंटिलेशन है ये आरामदायक वातावरण प्रदान करता है। तो नेचुरल और मैकेनिकल दोनों समझ गए। वेंटिलेशन पूछेगा तो लिख दीजिएगा। अब इसका कुछ स्टैंडर्ड वेंटिलेशन का इसका मतलब कुछ मानक है, संवातन का कुछ अपना एक स्टैंडर्ड है, मानक है। तो संवातन के मानक में चलिए कुछ पॉइंटें देख लेते हैं। घर के चारों ओर खुली जगह होनी चाहिए ताकि ताज़ी हवा का आदान प्रदान हो सके। आपका घर जहाँ पे बना हुआ है वहाँ पे जो है खुली जो है जगह में होनी चाहिए ताकि जो हवा हो वो आराम से आदान प्रदान हो सके आपके घर में, ठीक है। दूसरा है घरों के आसपास पेड़ पौधे लगे होने चाहिए। ताज़ी हवा के लिए घर के आसपास पेड़ पौधे लगाएं ताकि जो है संवातन जो वेंटिलेशन होगा वो अच्छा आएगा आपको। नेक्स्ट है कि 3 बड़ी जगह जैसे कॉन्फ्रेंस हॉल, सिनेमा हॉल आदि में जहां अधिक लोग एकत्रित होते हैं वहां निर्वात पंखे, एग्जॉस्ट फैन लगाने चाहिए। निर्वात पंखे देखिए आप लोग देखते होइएगा कि बड़े बड़े इमारत में देखते होइएगा कि दीवार पर क्या होता है, एक दीवार पर बड़ा सा जो है पंखा शिफ्ट किया जाता है। वो पंखा नचते रहता है, हमेशा चलते रहता है। तो वो क्या होता है, वही वेंटिलेशन का काम करता है कि रूम में जो भी टेम्परेचर, जो भी गंदी हवा होता है उसको बाहर निकालता है और बाहर से लेके अंदर करता है। तो ये देखते
देखते होइएगा अक्सर जो है बड़े बड़े इमारतों के दीवार सब पे लगा होता है, तो वही काम करता है निर्वात का ही, वेंटिलेशन का ही। चौथा है घरों, ऑफिस, स्कूलों, अस्पताल आदि में हवा के आवागमन के लिए खिड़की, दरवाजे आदि पर्याप्त होनी चाहिए ताकि ताज़ी हवा कमरों में आ सके। और जो भी स्कूल, ऑफिस, अस्पताल हो उसमें जो वेंटिलेशन है उसके मानक में होना चाहिए कि उसका दरवाज़ा और खिड़की पर्याप्त होना चाहिए ताकि जो है ताज़ी हवा आराम से बाहर से वातावरण से आ सके। पाँचवा है पर्यावरण की रक्षा करना, पेड़ पौधे लगाना तथा इसे काटने पर प्रतिबंध लगाना। और जो पेड़ पौधे हैं पर्यावरण को रक्षा करना, ये सब हमारा काम है ताकि जो ताज़ी हवा है वो मिल सके सबको। ठीक है। लास्ट है कि पार्क बनाना, सड़कें साफ़ सुथरी रखना, सौंदर्यीकरण को बढ़ावा देना, मीन्स ब्यूटी जो नेचर है उसको बढ़ावा देना, साफ़ सुथरी सड़कें रखना और पार्क बनाना ताकि जो है वातावरण शुद्ध होगा और फ्रेश ताज़ी हवा मिलेगा, जिससे जो है ए वेंटिलेशन के मानक 6 पॉइंट होता है, जिसमें आप जो है एक ख्याल रख के बना सकते हैं कि ताज़ी हवा जो है हमें कैसे मिलेगा, हम कहाँ घर बनाएंगे, कैसे हम वातावरण को क्या करेंगे कि ताज़ी हवा प्राप्त हो, और वही जो है वेंटिलेशन का क्या होता है मानक होता है। ठीक है, समझ गए हम लोग। अब देखिए किसी को अगर पीडीएफ डाउनलोड करना हो तो RM नर्सिंग, हम बार बार बताते हैं, RM नर्सिंग .blogspot.com पर जाकर जो है आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। फर्स्ट ईयर के सेशन होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको चारों सब्जेक्ट और प्लस में ऑब्जेक्टिव भी देखने को मिल जाएगा। तो वहाँ से जो है आप जो भी सब्जेक्ट का नाम, जैसे आज कम्युनिटी हेल्थ है तो कम्युनिटी हेल्थ CHN वाला में होगा, इस पर क्लिक करेंगे तो आपका ये सारा के सारा या इससे पहले जितना भी कम्युनिटी हेल्थ का वीडियो है सबका PDF मिल जाएगा। धन्यवाद, मिलता है अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।